सो अगेन गुड आफ्टरनून। जो लोग लेट ज्वाइन किए उनके लिए भी स्टार्ट कर रहे हैं पेपर एनालिसिस को। तो फिजिक्स को टोटल फिजिक्स की बात कर रहे हैं। पहले मैं फिजिक्स की बात करूंगा, फिर थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का भी इनपुट दूंगा अकॉर्डिंग टू पेपर। बायोलॉजी आई वोंट की मैंने थी, बायोलॉजी वाले से पसंद नहीं गया। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स सिलेबस क्लास 11 की। तो क्लास 11 पे बेसिकली यूनिट्स में डिवाइड करता हूँ। यूनिट्स क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज इनसे क्वेश्चन मिक्स हो सकता है। ये टॉपिक्स क्या होते हैं? क्वेश्चन मिक्स हो सकते हैं, इंटरमिक्सिंग क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो पहला है बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स, जो कि वेक्टर तक जाता है। बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स जाता है आपका यूनिट डायमेंशन, ठीक है। इसके बाद आपका फिजिकल वर्ल्ड जो है आपका चैप्टर है, उसके बाद वेक्टर्स। ये पूरा बेसिक पूरा जाता है आपका बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स। दूसरा है मैकेनिक्स 1। मैकेनिक्स 1 बेसिकली कहाँ से ले सकते हैं? फ्रिक्शन तक, ठीक है। और मैकेनिक्स 2 ले सकते हैं हम लोग वर्क एनर्जी पावर से रोटेशन तक। और यही ट्रेंड मैं भी फॉलो करता हूँ जब मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन करा रहा था, ठीक है। अगला है ग्रेविटेशन तक, जैसे मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन यहाँ तक करवा चुका हूँ ग्रेविटेशन तक, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशन के बाद आ गया था प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। इसमें दो आते हैं, सॉलिड और लिक्विड, ठीक है। सॉलिड और लिक्विड दो आते हैं इसमें। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हीट, थर्मोडायनामिक्स केटी की 3 पार्ट्स हैं इसके। ऑक्सीलेशन एंड वेव्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन, स्ट्रिंग वेव्स एंड साउंड वेव्स हैं, ठीक है। अगर मैं 11th 12th की बात करूं, 12th में कितने यूनिट्स हैं? तो 12th में 6 यूनिट्स, 7 6 13 यूनिट्स है टोटल पूरा सिलेबस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट को एक यूनिट मान सकते हैं हम लोग। मैग्नेटिज्म को दूसरा यूनिट मान सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को यूनिट 3 चैप्टर का यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, एसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका ऑप्टिक्स है, रे और वेव ऑप्टिक्स। मॉडर्न में एटम्स रिप्ले ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। एंड लास्ट सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हीट, थर्मोडायनामिक्स और केटीजी है हमारा। चलो ये गलत है, ये गलत है। बेसिकली यहाँ पे हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम है इसमें हमारा, कम्युनिकेशन सिस्टम और सेमीकंडक्टर दो पोर्शन, ये देखिए, ठीक है। तो ये आपका टोटल 13 यूनिट्स में डिवाइड है पूरा फिजिक्स का सिलेबस। अगर मैं और थोड़ा जाता हूँ कि इस बार का जो पेपर था उसमें कैसे क्वेश्चन थे और उसमें क्या ट्रेंड फॉलो किया गया, ठीक है। मैं एक ही करके आता हूँ और आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग और एनलाइटमेंट हो सकता है इसको देखकर। लेट्स एनालाइज पेपर 20। सिंपल, पहले क्लास 11 से शुरू करते हैं, ठीक है। क्लास 11th में टोटल क्या सीन था? तो मैंने क्वेश्चंस को डिवाइड 3 कैटेगरी में किया। इजी, मीडियम, टफ नाम की कोई कैटेगरी नहीं होती है पहले तो, ठीक है। बिकॉज इजी मीडियम रिलेटिव हो सकता है। क्वेश्चन का टाइप क्या था ये समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल थियोरेटिकल हो सकता है, दूसरा डेटा बेस्ड हो सकता है। डेटा बेस्ड का मतलब सीधे फॉर्मूला पुट करो और आंसर आ जाए। और तीसरा कैलकुलेटिव, इसमें थोड़ा स्किल्स लगाना पड़े, सॉल्व करना पड़े, थोड़ा मेहनत करना पड़े। ये 3 कैटेगरीज हो सकती है, ठीक है। और हम ये मानते हैं कि अगर आपका पूरा सिलेबस कवरेज हो, ठीक है, तो डेटाबेस 100% सही होना चाहिए आपका। डेटाबेस कभी गलत नहीं होगा। और थ्योरेटिकल भी 90% आपका सही होगा, ठीक है, अगर आपका सही है। और कैलकुलेटिव हमेशा टाइम देना पड़ेगा आपको, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। ये हमें दिमाग में लेके चलना पड़ता है, कैलकुलेटिव डिमांड्स टाइम, ठीक है। क्या आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स की बात शुरू कर दी। बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स यूनिट डायमेंशन वेक्टर से 3 क्वेश्चंस आए, ठीक है। 3 क्वेश्चंस आए, इसमें 2 डेटाबेस थे, फॉर्मूला लगाया, क्वेश्चन बन गया। और एक में थोड़ा मेहनत करने को दिया जो कि कैलकुलेटिव है। कैलकुलेटिव बन जाता है जनरली, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। यानी आपका 2 क्वेश्चन तो चलो डेटाबेस है और एक कैलकुलेटिव है। दूसरा मैकेनिक्स 1, हम मैकेनिक्स 1 की बात करते हैं। मैकेनिक्स 1 बोले तो कौन सा टॉपिक? तो काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन तक। इससे 2 क्वेश्चन आए, ठीक है, और दोनों कैलकुलेटिव रहे हैं। यानी दोनों क्वेश्चन में थोड़ी मेहनत हमें पड़ेगी मैकेनिक्स 1 में। और तीसरा है मैकेनिक्स 2 यानी रोटेशन तक, उससे भी 2 क्वेश्चन आए। वर्क एनर्जी पावर रोटेशन से मिला के 2 क्वेश्चन आए, उसमें से एक डेटा बेस्ड है, ठीक है। यानी एक तो बहुत सिंपल है, दूसरा क्या है? कैलकुलेटिव। यानी कुल मिला के मैकेनिक्स से 4 क्वेश्चन आए। ये पॉइंट करके रखना, ये पॉइंट आउट करके रखना, बहुत काम आएगा मैं जो मार्क कर रहा हूँ। 4 क्वेश्चन आए हैं मैकेनिक्स 1 और 2 से, जिसमें से आपका एक डेटाबेस और 3 कैलकुलेटिव, एक डेटाबेस और 3 कैलकुलेटिव, ठीक है। आगे बात करते हैं। कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है ना, बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स से कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ग्रेविटेशन एक क्वेश्चन है, ये ट्रेंड के अगेंस्ट है। ग्रेविटेशन में जनरली 2 क्वेश्चन रहते हैं,
ठीक है, पर इस बार एक ही क्वेश्चन आया, इट्स अगेंस्ट ट्रेंड, और इसको एक ट्रेंड मानना मुश्किल होगा बिकॉज एक क्वेश्चन तो इसमें और रहता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो भी ग्रेविटेशन से हमेशा कैलकुलेटिव ही आएगा, बहुत इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन शायद ही आता है, तो ग्रेविटेशन तो आपको मेहनत करने वाला पर बन जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से दो क्वेश्चन आए हैं, एक डेटाबेस आया है और एक कैलकुलेटिव आया है। ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, देख लीजिए इस बात को, 6 क्वेश्चन थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से अकेले 6 क्वेश्चन आए हैं। अगर आप थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करते हो, इस टॉपिक को गौर से देखो और मैकेनिक्स को कंपैरिजन करो। मैकेनिक्स में हम 8 महीने देते हैं, 7 to 8 मंथ्स देते हैं और 4 क्वेश्चन आता है, और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम 1 मंथ भी नहीं देते हैं। और क्वेश्चन कम भी आएगा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से तो 5 तो आएगा ही आएगा। यू कांट इग्नोरेट 5 क्वेश्चन, 5 तो आएगा ही। मैं मानता हूं कि इसका एक क्वेश्चन ग्रेविटेशन में जंप करेगा, ठीक है, और ऑक्सीलेशन एंड वेव से भी अनएक्सपेक्टेडली 2 ही क्वेश्चन आए, बल्कि ये 3 क्वेश्चन आते हैं। इस पे भी हम लोग फोकस कम करते हैं, यानी ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड ऑक्सीलेशन एंड वेव, ये 8 क्वेश्चन है। अब बात आती है टोटल कितने क्वेश्चन आए टोटल, तो 11th क्लास को देखते हैं तो टोटल आपके 18 क्वेश्चन आए। 6, 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8, 2, 10, 6, 16, 2, 18 क्वेश्चन क्लास 11 से आए। क्लास 11 से 18 क्वेश्चन आए, इसमें थियोरेटिकल मात्र 2 है, मात्र 2 क्वेश्चन थियोरेटिकल है। ठीक है, डेटाबेस की बात करूं 2, 1, 3, 1, 4, 3, 7, 1, 8 क्वेश्चन डेटाबेस है। 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 6, 1, 7, 1, 8 और 8 क्वेश्चन कैलकुलेटिव। अगर मैं इसको बोलूंगा तो ये मॉडरेट पेपर की पहचान है, ये इजी पेपर नहीं है, बिकॉज थियोरेटिकल और डेटाबेस का नंबर का रेशियो 10 है और कैलकुलेटिव 8 11th में। लेकिन इसको कॉम्प्रोमाइज कहाँ किया गया है ये आपको पता चलेगा 12th वाले। लेकिन अभी भी मैं 11th की बात कर रहा हूँ। 11th में क्या आप इसके अकॉर्डिंग अपने टाइम का डिविजन करते हो क्या? इट्स वेरी फ्रैंक क्वेश्चन टू, मतलब क्या हम इस तरीके से टाइम डिवाइड करते हैं जो रिक्वायरमेंट है हमारी? पर्सनली पढ़ते वक्त फोकस हमारा रहता है क्या? Isn't it कि हम कुछ पोर्शंस की वजह से अपने बहुत से पोर्शंस इग्नोर कर देते हैं? You can reply chat, we can have discussion, हम डिस्कशन कर सकते हैं। 11th की बात मैंने किया, मैं क्वेश्चन पे भी आऊंगा। Is your time division proportional? Most of you don't think, ऐसा नहीं सोचते हो क्या कि मेरा मैकेनिक्स थोड़ा वीक है तो मुझे मेरे लिए नीट का प्रिपरेशन फिजिक्स मुश्किल होगी? ठीक है, लेखिका सिंह जनरली तो थियोरेटिकल क्वेश्चन छूट जाते हैं, नहीं, थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। ठीक है, थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए, मैं दिखाऊंगा नीट के पेपर में। थियोरेटिकल क्वेश्चन आपको बैंक करना पड़ेगा, बिकॉज थियोरेटिकल जो क्वेश्चन होते हैं वो कॉन्सेप्ट को टच करता है। कॉन्सेप्ट को टच करने वाला थियोरेटिकल क्वेश्चन की वैल्यू देखो जी, आपको अभी 2 ही क्वेश्चन दिख रहे हैं थियोरेटिकल, अभी आपको तुरंत थियोरेटिकल का दिखेगा रेशियो। 11th में थियोरेटिकल हमेशा कम होगा, डेटाबेस कैलकुलेटिव 16 क्वेश्चन है। ठीक है, बट स्टिल अगेन माई पॉइंट की बैंकेबल टॉपिक अगर आप देखते हो यहाँ पे, तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ऑक्सीलेशन एंड वेव्स और बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स, ये इटसेल्फ 11 क्वेश्चन कैटर करता है। ठीक है, लेखिका सिंह से ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन टच रह जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेटिव का कितना रेशियो। यही नीट पेपर का पैटर्न होगा हमारा भी, हम बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव के पीछे भागते हैं, यही हमारी प्रॉब्लम है। ठीक है, देखते हैं, मैं 12th का आता हूँ, 18, 2, 8, 8 है हमारे पास। ठीक है, ये रेशियो अगर मैं बोलूँ तो मॉडरेट पेपर का रेशियो है, लेकिन इसको देखते हैं। अब आते हैं अपने बचे 12th के पोर्शन में। मेरा फर्स्ट यूनिट आप देखें, क्यों इतना टाइम हम 12th में दे रहे हैं उसको गौर से देखिए आप। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट से 9 क्वेश्चंस हैं, 9 क्वेश्चंस, और 9 क्वेश्चंस में से 8 क्वेश्चन इन 2 कैटेगरी के हैं। 8 क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन में आपको मेहनत करने को कह रहा है, बाकी 8 क्वेश्चन आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो बना के आओगे। डोंट नीड हायर लेवल ऑफ प्रैक्टिस, यू आर गुड इनफ, स्ट्रांग, गुड इनफ। अगर आप 12th के बेसिक पार पे अगर आपका प्रिपरेशन हो, 12th लेवल का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, अगर आपका क्वेश्चन बना रखे हो आप थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो ये 8 क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो सकते। ठीक है,
लेकिन एक क्वेश्चन ये है बैंकेबल टॉपिक, ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ नीट मतलब 100% सिलेबस कवरेज, कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकते आप, लेकिन अपना टाइम का डिवीजन तो उस तरीके से हो, ठीक है। अगला आता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है। मैग्नेटिज्म का मतलब होता है मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म, ये थोड़ा सा बिलो पार है। मुझे लगता है कि जनरल ट्रेंड में ये 7-4 का रेशियो होता है, बट स्टिल एक्सेप्टिंग दिस, ठीक है। 7-4 का रेशियो होता है, बट स्टिल मान लेते हैं हम लोग। लेकिन इन दोनों से 11 क्वेश्चन रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 11 क्वेश्चन रहेगा, इसमें कोई डाउट हमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 3 क्वेश्चन जनरली सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एसी से आ जाता है। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कैलकुलेटिव बहुत है, 2 है 3 का, क्योंकि एसी आ जाता है इसमें। ये ना एसी में आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ जाता है, कुछ भी इजी क्वेश्चन भी दूंगा। ये एक्चुअली में इजी टॉपिक है, बिकॉज ये 2 क्वेश्चन भी बहुत इजी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। डेटाबेस का कोई पॉइंट नहीं है, थियोरेटिकल एक क्वेश्चन है। आपको मिला जुला करके ये टॉपिक हमेशा ही कैलकुलेटिव रहेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमेशा याद रखिएगा क्वेश्चन बनाना चाहिए, बिकॉज ये सॉल्व हो जाता है। ऑप्टिक्स 4 क्वेश्चन जनरली ट्रू है, ऑप्टिक्स में 4 क्वेश्चन ही आते हैं, 2 रे ऑप्टिक्स से, 2 वेव ऑप्टिक्स से, ठीक है। इस बार का ट्रेंड भी यही था, 2 क्वेश्चन थ्योरेटिकल थे, एक डेटाबेस और एक कैलकुलेटिव थे। ये जनरल मैं इसको मानता हूं कि ये पेपर, इस पे भी एक लिमिटेड टाइम ही देना चाहिए ऑप्टिक्स पे, ठीक है। ऑप्टिक्स भी एक लिमिटेड टॉपिक है, ठीक है। 60% जो टॉपिक है रे ऑप्टिक्स का, वो 11th का, वो 10th का पढ़ा हुआ टॉपिक है। अब आते हैं अगला बैंकेबल टॉपिक, छेद, ठीक है। ये 6 क्वेश्चन को गौर से देखिए, इसमें 5 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। मॉडर्न फिजिक्स का मैं आज भी 6 क्वेश्चन दूंगा, तो आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप 5 बना लोगे कम से कम, या 4 बना लोगे। क्यों 4 बना लोगे? क्योंकि वो अपना कोई चैप्टर है ही नहीं, वो केमिस्ट्री से आया है। आपको थोड़ा बहुत, आपको केमिस्ट्री के 11 टॉपिक से आया, केमिस्ट्री के 12 टॉपिक से आया। न्यूक्लियस में आपका आधा चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स का है, उससे आधा चैप्टर एटम्स पूरा पढ़ चुके हो आप। तो इसमें अभी मैं 6 क्वेश्चन दूं तो आप 5 क्वेश्चन बना सकते हो। ऐसा क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स का था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, डुअल नेचर पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो ये ऑप्टिक्स से 6 क्वेश्चन है, ठीक है। और लास्ट में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ये ऐसा टॉपिक है जिसको हम लोग भूल जाते हैं, इग्नोर करते हैं। ये मैकेनिक्स के बराबर क्वेश्चन तो इससे आ जा रहा है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अगर बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैकेनिक्स में आ गया तो 5 आएगा, 4 नहीं, 4 से ज्यादा 5 होगा, ठीक है। और उसमें भी क्वेश्चन में से मैं दिखाऊंगा कि मैकेनिक्स का क्वेश्चन ही कैसे इजी है। मैकेनिक्स का क्वेश्चन टफ नहीं होता है। तो आपका डर जो फिजिक्स में है ना, वो इसलिए नहीं होना चाहिए बिकॉज फिजिक्स में आपकी ये सब जो टॉपिक्स है, बैंकेबल टॉपिक्स है, ये सब 12th के बेसिस पे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सारे बनेंगे। लेकिन आप देखिए 12th के टॉपिक से लेवल देखिए, 9, 2, 11, 3, 14, 4, 18, 6, 24, 3, 27 क्वेश्चन 12th में आया है, ठीक है। ऑलमोस्ट 50 टाइम्स ज्यादा 11th से, ठीक है। आगे देखते हैं, यानी ये 60%, इस बार 60-40 का रेशियो था, 40-11, 60-12। थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन कितने थे? 2, 1, 3, 2, 5, 6, 2, 8, 8 क्वेश्चन थ्योरेटिकल थे। 6, 2, 8, 1, 9, 4 दे रहे 14, 14 क्वेश्चन डेटाबेस, यानी 22 क्वेश्चन। वहां पे 10 आउट ऑफ 18 था 11th में, और यहाँ पे 22 आउट ऑफ 27। और इसमें भी आपको देख सकते हैं तो 5 क्वेश्चन कैलकुलेटिव है। यानी अगर आप 12th और 11th का पेपर देखो तो बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। 11th पेपर कैलकुलेटिव ज्यादा होता है, 12th पेपर जो होता है वो डेटाबेस ज्यादा होता है, ठीक है। डेटाबेस और बेसिक स्किल्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, कैलकुलेटिव कम होता है इसमें। क्या बेसिक एनालिसिस समझ में आ रहा है क्या? कोई कुछ पूछना चाहता है तो ओपन फॉर क्वेश्चंस, वी आर ओपन फॉर क्वेश्चंस। एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? कुछ भी एनालिसिस को लेकर के आप पूछना चाहते हो? एनीवन? कोई कुछ या सर्विस? सर हर साल 60-40, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकर कहाँ पे डिफरेंस आ सकता है? 60-40 रेशियो तो नहीं रहेगा, मैं मानता हूँ 55-45 का रेशियो रहता है। 11th जनरली 45 होता है और ये 55 होता है, तो ये कितना क्वेश्चन बढ़ेगा?
इसमें से आपको 18 क्वेश्चन थे, ये 20 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। ये रेशियो होगा, 20-25 का रेशियो होगा, बहुत ज्यादा होगा तो, पर इससे तो ज्यादा नहीं होगा। 20 क्वेश्चन ज्यादा नहीं होगा और इसमें 25 से कम नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो आप निश्चिंत रहिए। अगेन, any question, anyone else want to ask anything regarding analysis? टोटल एनालिसिस है 45 में से 32 क्वेश्चन है थियोरेटिकल डेटा बेस्ड और 13 क्वेश्चन कैलकुलेटिव। यही डिफरेंस है जेई से। जेई में 70% क्वेश्चन कैलकुलेटिव रहते हैं और नीट में आपका ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि हम लोग नियर टू 66% कैलकुलेटिव, ये 33% ही कैलकुलेटिव है। बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक पेपर एक जगह 30% कैलकुलेटिव है और दूसरे जगह 70% कैलकुलेटिव है। यही जेईई नीट का डिफरेंस। आपको उसी तरह से प्लान करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन का ये डिस्टिंक्शन है। एक काम करते हैं, एक बार पेपर को गो थ्रू कर लेते हैं। पेपर मैंने डाउनलोड किया है कोड, ठीक है, इट इज फाइन, ठीक है। उसके बाद इस एनालिसिस पे और बात कर सकते हैं, जो वी विल हैव ओपन डिस्कशन, आपके जो क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, ठीक है। चलिए मैं स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग, एक सेकंड, जस्ट गो टू आकाश। मैं आपको केमिस्ट्री पेपर भी एक बार शो करूंगा आपको, एंड लुक एट दैट। चलो स्टार्ट। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 136 से। ये हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं क्या करके आता हूँ और ऑन जनरल मैं अपना इजी मीडियम हार्ड का एक कैटेगराइजेशन करूंगा कि क्वेश्चन क्या था, कैसा क्वेश्चन था ये, ठीक है। एंड यू कैन ट्रस्ट मी फॉर दैट। मोस्टली टॉपिक ऐसे जो आप पढ़ चुके हो उन पे तो आप ट्रस्ट कर ही लोगे आराम से, जो नहीं भी ट्रस्ट करते हो। लेकिन आपको देखना पड़ेगा, कई क्वेश्चन ऐसे हैं, यू हैव टू चूज एंड फिनिश देम। कई क्वेश्चन आपको चूज करने पड़ेंगे, जिसको चूज करके आपको 15 क्वेश्चन पहले 15 मिनट में निपटाना होगा। अगर आप 45 में से 15 क्वेश्चन पहले 20 मिनट में बना सकते हो, देन यू आर डन। आप अगले 45 मिनट में 10 क्वेश्चन निकाल लोगे और आप आराम से 100 पार कर लोगे फिजिक्स। खैर आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ही एसी का मिला है। अब एसी का क्वेश्चन मैं कुछ भी बात नहीं करूंगा, ये आपको ये इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है लेकिन कैलकुलेटिव है। इजी है पर कैलकुलेटिव है, यू कांट डू मच, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कैसे मैं कैटेगराइज करता हूं, कैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दूंगा अभी। A wire of length L, area of cross section is hanging on fixed support. The length of wire changes from L1 to mass suspended from free. The expression for Young's modulus is, अब ये क्या है, अभी इसको बताओ। मैं इसको इजी प्लस डेटा बेस्ड करूंगा, क्यों? ठीक है, आपको भी पता है डेल्टा L इक्वल, सबको पता है FL बाई ए गामा, याद है ना, स्ट्रेस। डू यू अग्री विद मी? ये इजी भी है और ये आपका डायरेक्ट डेटाबेस भी क्वेश्चन है। यही डेटाबेस, इसी को डेटाबेस कहते हैं। फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? मैं चैट में आपका रिस्पांस इसलिए चाहता हूं बिकॉज आप समझ पा रहे हो कि नहीं व्हाट सेंस आई एम गिविंग यू, ठीक है। और आपको क्वेश्चन को कैसे ट्रीट करना, आपको कैसे क्वेश्चन को चूज करना है। ये क्वेश्चन वो है जिसको एग्जाम के तुरंत क्वेश्चन के रीडिंग हम चूज कर लेंगे और जल्दी सॉल्व कर लेंगे इसको। रिस्पॉन्ड टू दिस, सबको समझ में आया क्या? हाउ व्हाई वी हैव डन इजी एंड डेल्टा एल, यंग्स मॉडुलस ऑफ क्वेश्चन, यंग्स मॉडुलस बेस्ड क्वेश्चन है। क्या सबको याद आ रहा है क्वेश्चन? डू यू रिमेंबर ये एक्सप्रेशन फॉर यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन? चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताओ, क्या कैटेगरी देनी चाहिए आप मुझे बताओ, ठीक है। लॉन्ग सोलेनॉइड है, सेंटीमीटर दिया हुआ है, 100 टर्न्स दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना। व्हाट इज दिस? कैन वी से इट टू बी इजी एंड डेटा बेस्ड? हाउ मेनी ऑफ agree with me? लॉन्ग सोलेनॉइड
मैं बात कर रहा हूं लॉन्ग सोलेनॉइड का। क्या सब लोग मेरे से एग्री करते हैं? क्या आंख बंद करके बिना मुझे बताए हम आगे बिना हम आगे बताए आपको आगे बढ़ सकते हैं क्या? इजी, म्यू नॉट एन आई। ठीक है, मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को आप बड़े आराम से ये एनालाइज कर सकते हो कि नहीं ये क्वेश्चन इजी भी है और डेटा बेस्ड भी है, और ये चूज करने वाला क्वेश्चन, इसको डेटा बेस्ड कहते हैं। ठीक है, फिर चलो आगे बढ़ते हैं। होप मोस्ट ऑफ यू रिस्पॉन्ड टू व्हाट आई से। रिस्पॉन्ड करो ताकि समझ में आएगा कि मैं क्वेश्चन को कैसे कैटेगराइज करूं और आपको एग्जाम में कैसे सोचना है। नीट पेपर स्मार्टनेस से निकलेगा। नीट का एग्जाम, नीट एग्जाम सिर्फ आंख बंद करके पढ़ने से नहीं निकलेगा। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है। A ray of light is incident, angle of incidence emerges normally from the opposite side of the refractive index of the material prism इतना, the angle of incidence is nearly equal to। ठीक है, अब ये आपको इजी भी है और डेटा बेस्ड भी है। ठीक है, स्टिल इसको मैं कैलकुलेटिव अज्यूम कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, इसका बेसिक स्ट्रेट फॉर्मूला है जिसपे बेस्ड आपको क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन ये इजी और डेटा बेस्ड ही कैटेगराइज कर सकते हो। अगर बिल्कुल ही प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं किया तो आपके लिए कैलकुलेटिव लगेगा, लेकिन डेटा बेस्ड है, कोई नंबर्स तो है नहीं कोई खास बहुत ज्यादा। ठीक है, हमने पढ़ा नहीं है, रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन था ये। अब इसको देखते हैं, जस्ट चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी जल्दी निकलूंगा, जो नहीं पढ़े उसको आगे बढ़ा लूंगा। अब एक सर्टेन रीजन स्पेस विद वॉल्यूम दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी इतना थ्रू आउट। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इज। ठीक है, क्या ये निकल सकता है क्या? सर्टेन रीजन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है, सॉल्व हो जाएगा क्या? ये सिंपल आपको डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। अगर डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर लोगे बड़े आराम से। ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या होता है? ई, यू कैन से इट्स ई बाई, कह सकते हैं हम लोग डीवी अपॉन डीएल। डीवी अपॉन डीएल कह सकते हैं। अपने पास एल क्यूब दिया हुआ है तो एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ले, बट स्टिल मान लो ये भी क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव। ठीक है, अगर दिमाग में क्लिक कर। अगला क्वेश्चन, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोर्ड्स मॉडल इज नॉट वैलिड। ये बताओ मुझे, क्या मुझे इसको आपको पढ़ाने की जरूरत है? मॉडर्न फिजिक्स। क्या अगर मैं बोर्ड्स मॉडल किसके लिए वैलिड नहीं है? क्या इसमें से कोई क्लास में सबको समझ में आ रहा है क्वेश्चन? बोर्ड्स मॉडल सबने पढ़ा है, वन इलेक्ट्रॉन मॉडल होता है। क्या बिना पढ़े भी आप इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते हो क्या? ये इजी एंड थियोरेटिकल कह सकते हैं इसको क्या? सब लोग लेट्स रिस्पॉन्ड, लेट्स गो टू एवरी क्वेश्चन और सबको एनालाइज करते, खुद एनालिसिस करते हैं क्वेश्चन किस लेवल का है। क्या ये इजी भी है और थियोरेटिकल भी है क्या? दो कैटेगरी है, इजी मीडियम हार्ड। ठीक है, आपने बोला थियोरेटिकल क्वेश्चन से छूटता, बट क्या थियोरेटिकल ये तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका, अगर मैं बोलूं सिर्फ आप इसके यूनिट से क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूनिट देख के आप क्वेश्चन बना सकते हो। ये अगेन इजी क्वेश्चन है। अगेन इजी मत मानो इसको, मीडियम मान लो, बट डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। डेटा बेस्ड क्वेश्चन। क्या डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला नहीं पढ़ा था आपने? क्या डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला नहीं पढ़ा था? क्या इसको इजी डेटा बेस्ड कह सकते हैं क्या? सब लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़े हो, याद करो केमिस्ट्री में, फिजिक्स में पढ़ाऊंगा, मॉडर्न फिजिक्स में ये आएगा। लेकिन ये सब क्वेश्चन जो है, पिछले 3 क्वेश्चन सब मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है? चलो अब ग्रेविटेशन का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ग्रेविटेशन। अब मैंने इसको कैलकुलेटिव बोला था, इस क्वेश्चन को याद करिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े हो बिल्कुल। अगला जो क्वेश्चन है, बॉडी वेट 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट अ हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। मुझे लगता है कि इतना बड़ा मसला नहीं है। कैलकुलेटिव मैंने दिया था, मैंने इसको कैलकुलेटिव तो बोला था। क्या ये इजी क्वेश्चन नहीं है क्या? ग्रेविटेशन का प्रॉब्लम सॉल्विंग मैं करा चुका हूं, आप लोग ग्रेविटेशन की प्रॉब्लम सॉल्विंग में थे भी। क्या जी का वैल्यू चेंज नहीं हो जाएगा क्या? जी का वैल्यू चेंज नहीं हो जाएगा क्या? क्या हो जाता है? जी एम अपॉन आर प्लस आर बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या? क्या जी की वैल्यू 3/2 तो 4/9 हो जाएगा क्या?
यानी जी फाइनल जो आ रहा है वो क्या है, 4/9 टाइम्स जी हो जाएगा क्या? क्या वेट भी उसी तरीके से डिपेंड नहीं करेगा क्या? क्या नहीं निकालोगे क्वेश्चन? क्या ये टफ क्वेश्चन है क्या? ये जी का वैल्यू का चेंज है? ग्रेविटेशन का एक ही क्वेश्चन आया था, आया समझ में सबको? तो मैं इसको कैलकुलेटिव तो कहूंगा, बट ये इजी क्वेश्चन है। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन जनरली इजी होते हैं। जितने कैलकुलेटिव क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मेजॉरिटी ऑफ कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपको इजी साइड पे मिलेंगे, बिकॉज वो सिर्फ आपसे मेहनत करवाना चाहते हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, जनरली आपको थियोरेटिकल ही टफ क्वेश्चन मिल जाएंगे, बट खैर देखते हैं। देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रेजिस्टेंस कॉपर। कॉपर कैसा मटेरियल है? ठीक है, ये एनसीईआरटी का ग्राफ है, यहीं पे हम मात खा जाते हैं जब एनसीईआरटी हम नहीं पढ़ते। एनसीईआरटी में कुछ मटेरियल्स का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ये 2-4 क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में कॉपर का ग्राफ दिया हुआ है, ये आपको, मैं इस क्वेश्चन को, सबको पता है कि कॉपर वायर में ये तो नहीं होगा और ये तो नहीं होगा, ये होगा या तो ये होगा। ग्राफ को जरूर चेक करें एक बार, एनसीईआरटी का तीन ही मेटल्स का ग्राफ दिया हुआ है, एलॉय का, मेटल्स का। वहां पे अगर नहीं देखे हुए हो तो ये क्वेश्चन एक्चुअली आपके लिए टफ हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। थियोरेटिकल जरूर है पर क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। यार ये डिफरेंस आता है, ये मेंटालिटी का डिफरेंस। अगर नहीं पढ़ा है थियोरेटिकल में तो वो एक्चुअली टफ है, कैलकुलेटिव वाले में फिर भी हाथ पांव लगेंगे। चलिए, मुझे लगता है ये हर कोई बना सकता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सब कोई जानता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बड़ा ही आसान सवाल है ये। ठीक है, सोच लीजिए, मॉडर्न से 6 क्वेश्चन, ये मोस्टली क्वेश्चन आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो। मैं पढ़ाऊंगा, मैं हार्डली 9 क्लास में पूरा मॉडर्न खत्म करूंगा, यानी 3 वीक में। 3 वीक मुझे मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाने में लगेगा। नेक्स्ट मंथ पूरा मॉडर्न ही चलने वाला है आपका। पूरा मॉडर्न अक्टूबर में चलेगा, नवंबर में आपका चलेगा रे ऑप्टिक्स एंड वे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो अगला मंथ पूरा मॉडर्न पढ़ने वाले हैं। तो मॉडर्न में तो ये सब इतने इजी इजी क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगेन अगेन एसी का क्वेश्चन है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। ठीक है, अगर मैं कहूं, अगर मैं एसी पढ़ा रहा हूं, अगर ये पहला क्वेश्चन एसी का अगर मैं दूंगा, अगर पहला क्वेश्चन मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अगर मैं कोई पहला क्वेश्चन दूंगा तो वो यही क्वेश्चन दूंगा। जितने लोग क्लास में यहाँ एसी पढ़े हुए हैं वो देख के बता सकते हैं, इट इज द इजिएस्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी ऑफ स्टडीड एसी? कितने लोग यहाँ पे एसी पढ़ चुके हैं दिल्ली से? एंड कैन यू एनालाइज दिस क्वेश्चन? एनीवन? समवन हैज रेज्ड हैंड, कुछ लोगों ने हैंड रेज किया। श्रेया, पहचान में आ रहा है? वी आर एम एस अपॉन जेड, जेड तो निकाल ही लोगे, निकल जाएगा ना। ओमेगा निकाल लेंगे पहले, ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी। खैर चलिए आगे बात करते हैं। अगेन एसी का कैलकुलेटिव मैंने इसको कैटेगराइज किया था, बट इजी, नो चांस से टफ है ये क्वेश्चन आपका। ये क्वेश्चन सीधा माइट भी, इसको कैलकुलेटिव कह सकते हो, कैलकुलेटिव कहने की जरूरत नहीं है, सिंपल कह सकते हो डेटा बेस्ड एंड इजी। एज्यूम, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका क्लियर कट डेटा बेस्ड है, इसको सीबीएसई के सिलेबस से हटाया जा चुका है, लेकिन हम पढ़ेंगे क्योंकि ये डेटा बेस्ड इजी क्वेश्चन, फॉर्मूला पुट करने वाला क्वेश्चन है। डेटा बेस्ड बट इजी क्वेश्चन, हम ये छोड़ नहीं सकते हैं। आपका मेन क्यूरियोसिटी अभी मोशन की तरफ है, मोशन का क्या सीन है, कैसे मोशन तो कैसे क्वेश्चन है, देखते हैं। A body is thrown downward with a velocity इतना from top of tower. It hits the ground after some time with a velocity 80 meter per second. The height of tower is the height of tower. मैं इसको लेकर के दिमाग में लगाऊंगा क्या इस क्वेश्चन? मुझे आप बताओ कि मैं यहाँ से कोई बॉडी को फेंक रहा हूँ 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, यहाँ पे वो पहुंच रहा है 80 मीटर पर सेकेंड से, एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, एस निकालना है, नहीं निकल जाएगा ये। क्या ये इजी एंड कैलकुलेटिव नहीं कह सकते हैं क्या? क्या ये इजी एंड कैलकुलेटिव है क्या? मैं मोशन के बारे में सबका रिस्पॉन्स चाहता हूँ, बिकॉज आप इससे डरते हो थोड़ा सा।
क्या इस क्वेश्चन में थोड़ा भी लेवल था? नहीं था। ठीक है, ये चूज करने हैं आपको क्वेश्चन एग्जाम में। ये एग्जाम में आपको 20-25 क्वेश्चन चूज कर लेने होंगे शुरुआत में। ये मुझे ना आधे घंटे में 25 क्वेश्चन निपटाने हैं, आखिरी आधा घंटा रिलैक्स होकर अपने 5 क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। ठीक है, और ये उन क्वेश्चंस में से है। ठीक है, ये उस क्वेश्चन में इसके अलावा भी 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। अगला क्वेश्चन मुझे बताओ, किसी को ये याद आ रहा है ये क्या करना है इस क्वेश्चन में? मेरे हिसाब से ये कैलकुलेटिव एंड इजी क्वेश्चन है। किसी को दिमाग में आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है? खत्म, प्रगति बिल्कुल सही। डेंसिटी इक्वल्स टू पीएम अपॉन आरटी। पीएम अपॉन आरटी, तो क्या दिमाग लगाना है इसमें? ये तो मैं केमिस्ट्री के फॉर्मूले से बना के आऊं, तो 10 क्वेश्चन तो केमिस्ट्री के फॉर्मूले से बन जाने चाहिए। खैर, स्टिल अज्यूमिंग पेपर टू बी टफ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है, ठीक है, कि यू इतना एक पार्टिकल है। ठीक है, मैं आपको कॉमन सेंस लगा के बनवाता हूँ। ये न्यूक्लियस है, पढ़ाऊंगा, पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा। मैं कहता हूँ बिना पढ़े ही सारे रीट के क्वेश्चन बन जाएंगे। एक एटम है, इसको एक न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया। न्यूट्रॉन क्या होता है? इसके पास एटॉमिक नंबर नहीं होता, मास नंबर होता है। ठीक है, क्लियर है? तो इसने जनरेट किया, क्रिप्टन जनरेट किया 89 36 का, और प्लस जनरेट किया 3 न्यूट्रॉन। ये रिएक्शन आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जरूरत ही नहीं है, मुझे रिएक्शन याद नहीं है। ठीक है, 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुआ। अब बोल रहा है इसके अलावा क्या प्रोड्यूस हुआ? भाई एटॉमिक नंबर मास नंबर इक्वेट कर देंगे, 92 था ये। ठीक है, 92 है तो इधर कितना होगा? तीसरा वाला जो भी पार्टिकल होगा वो 56 हो जाएगा। ऊपर में 92 कवर हो चुका है, 89 प्लस 3 कितना हो चुका है? 92, और होना कितना चाहिए? 235। क्लियर है क्या? आ जाएगा क्या? ठीक है, चलिए, क्लियर है, ये भी क्वेश्चन क्लियर है। तो मतलब ये मैं रिएक्शन को थोड़ा बैलेंस कर देना है अपने को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को बैलेंस कर देना है। मूविंग है, आगे बढ़ते हैं। द इंक्रीज इन डिप्लेशन वेट, ठीक है, चलो ये नहीं मानता हूं, आपको नहीं आता है, लेकिन ये थ्योरेटिकल और इजी है। ठीक है, थ्योरेटिकल और इजी है, सेमीकंडक्टर का टॉपिक है। खैर, आगे बढ़ते हैं। मैं मान के चलता हूं कि जो नहीं पढ़े हो आपके लिए टफ। वो भी क्वेश्चन जो था वो इजी क्वेश्चन भी था। अगला है फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन सिंपल। अब मुझे ये बताओ कि ये नहीं पता है आपको एसएचएम में, एसएचएम नहीं पढ़े होगा, बताओ नहीं पढ़े हो तो ठीक है। ये क्वेश्चन एसएचएम का जो पहला लाइन का जो क्वेश्चन होता है ना, जो बिल्कुल सही पहला लाइन जो पढ़ते हो ना, पहला 3-4 लाइन में, उसी में इसका आंसर आ जाता है। 90 डिग्री के फेज पे होता है। ठीक है, फेज डिस्प्लेसमेंट गलत कर रहा हूं, फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन याद करिए। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, दोनों पाई पे होता है। क्लियर है? दोनों पाई पे होता है। आप प्रगति आपने वेलोसिटी का बता दिया, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी 90 पे होता है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन में 90 पे होता है। ठीक है प्रगति, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आयरन रॉड में ससेप्टेबिलिटी दिया हुआ है। ठीक है, ससेप्टेबिलिटी दिया हुआ है, ध्यान देना, अभी अभी पढ़ा है। हाँ बिल्कुल ध्यान देना, लिख आगे ध्यान दिया, अभी अभी पढ़ा है ये क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन जो बता रहा हूँ, ससेप्टेबिलिटी काई दिया हुआ है 599 एंड मैग्नेटाइजिंग टू ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड इतना। ठीक है, द परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द मीडियम क्या होगा, ये मुझे बताओ। मुझे ये बताओ, काई से क्या याद नहीं, सबको याद नहीं है? अगर अपने को काई पता है तो अपने को म्यू आर निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं है। कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। और अगर 600 पता है तो किसी भी मीडियम का म्यू कितना होगा? म्यू म्यू नॉट इंटू म्यू आर होगा क्या? अब ये बताओ, इसको मैं इजी और डेटाबेस ना कहूं। अगर अपने को
अगर अपने को ये इतना ही निकालना था तो क्या ये इजियर डेटाबेस नहीं कह सकते इसको? बेसिक फॉर्मूला है, ये एनसीईआरटी का पढ़ा रहा हूँ मैं तो जेई नीट लेवल कुछ होता ही नहीं है, पहले तो एनसीईआरटी लेवल होता है सिर्फ, ठीक है। 12th में तो कुछ होता ही नहीं सर। खैर चलो अगला क्वेश्चन, quantities of heat reduced to raise the temperature of 2 copper spheres of इतना, ठीक है, थ्रू 1 किलो, ठीक है। अगेन इसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट सिंपल रेशियो है। ये भी क्या है अभी बताऊंगा, क्लास में जो कराऊंगा प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सेम क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शन में कराने को रखे हुए, ठीक है। इसको नहीं बता, ये इजी क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेटिव भी नहीं है, कैलकुलेटिव ले सकते हो। एक लाइन का ही आंसर है इसका, एक लाइन का आंसर है, रेशियो लेना है बस। मुझे 156 बताओ, अगेन मैकेनिक्स का एक और क्वेश्चन मिल गया, मैकेनिक्स का दूसरा क्वेश्चन मिला है मुझे। इसमें बताओ क्या इस क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना है? क्या ये पहला दिन फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ते हो तो क्या यही क्वेश्चन नहीं करते हो? 156 की बात कर रहा हूं मैं। डू यू नीड एनी हेल्प फॉर दिस क्वेश्चन? नो, सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम्स। अगेन अब इजी भी लेना पड़ेगा इस क्वेश्चन को आपको, और इसको कैलकुलेटिव भी लेना। कैलकुलेटिव नहीं, कैलकुलेटिव भी क्यों लोगे, इसका तो फॉर्मूला याद होता है। और चलो कैलकुलेटिव एज्यूम, ठीक है। अब ये वाला मीन फ्री पाथ, ठीक है, ये है टफ क्वेश्चन, क्योंकि आप इस फॉर्मूले को याद ही नहीं रखते हो, हम कोई नहीं याद रखते, ठीक है। ये एग्जाम में आ गया। अब ये आपके लिए एक्चुअली इजी तो है क्योंकि इसका फॉर्मूला याद है, लेकिन ये टफ क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए इजी के बजाय, अगर आपको याद नहीं है तो इसको जनरली हमें हार्ड मानना चाहिए, टफ मानना चाहिए इस क्वेश्चन को, और थियोरेटिकल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। मीन फ्री पाथ, कई बार फॉर्मूले हम मिस कर जाते हैं और गलती होती है। मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला याद होना चाहिए हमेशा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैं हाफ पेपर आ चुका, थोड़ा जल्दी लेके चलूंगा, ठीक है। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है, फील्ड 60 डिग्री पे, डाइपोल एक्सिस है, 60 डिग्री पे फील्ड पूछ रहा है। क्या जनरल फॉर्मूला नहीं याद है आपको? √1 + 3 cos square थीटा। डेटा बेस्ड क्वेश्चन है ये, इजी, ठीक है। अगला स्ट्रेस का डायमेंशन, ये कौन सी बड़ी बात है? स्ट्रेस का डायमेंशन नहीं निकाल लोगे? हो जाएगा। थोड़ा इसके बारे में भी बताओ, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बताओ, क्वेश्चन को देख के बताओ, क्या इसको मैं इजी और डेटा बेस्ड भी नहीं, इसको थियोरेटिकल क्वेश्चन मान सकते हैं हम लोग। जूल में एनर्जी दी गई है, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है, ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन बीट्स पे क्वेश्चन है, मुझे पता है ये क्वेश्चन फंस जाते हो आप लोग, इसलिए जब रिवीजन कराऊंगा तो करा दूंगा। ये इजी नहीं मान लेता, इसको मीडियम मान लेता हूं, अभी आपके लिए मीडियम ही है। बीट्स के क्वेश्चन हमें जब भी आ गए ना खुश हो जाना चाहिए, कुछ करना होता नहीं है, आगे पीछे करना होता है बस। इसको 7 आगे बढ़ दो, 7 आगे घटा दो, खैर कोई बात नहीं, मैं इसको आपको मीडियम में ले रहा हूँ और डेटाबेस दे रहा हूँ। अब मुझे बताओ कलर कोडिंग पे बात करें क्या? कलर कोडिंग नहीं बनता तो फिर क्या ही बनता है, ठीक है। कलर कोडिंग को छोड़ते हैं, इजी क्वेश्चन होता है जनरली। तो ब्रीवस्टर एंगल, ब्रीवस्टर एंगल क्या होता है? अब ब्रीवस्टर एंगल भी अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। ब्रीवस्टर एंगल भी थ्योरेटिकल है, बट इसको मैं टफ मानूंगा क्योंकि एंगल का ना रेंज दे दिया, एंगल का रेंज दे दिया, ये दिमाग में काम नहीं करता एग्जाम में। है इजी क्वेश्चन वे ऑप्टिक्स का, इस वे ऑप्टिक्स में कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिया ही नहीं, ये बेकार वाला क्वेश्चन दिया है इसका, ठीक है। ये थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिमाग में नहीं जाता है क्वेश्चन, बट स्टिल नॉट ए टफ क्वेश्चन। मैं आपको ये नोट्स में ये आना चाहिए हमारे पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 164 नंबर क्वेश्चन, कैपेसिटेंस एयर मीडियम, इंडक्शन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो कैपेसिटेंस। अब बताओ मुझे इससे भी आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या? आपको बता रहा है 6 और मीडियम के साथ 30 है, सबको पता है के क्या होगा, 5, के 5 होगा, क्लियर है। अब कोई मेरे को बोल दे कि म्यू कितना होगा, तो म्यू कितना होता है? μ0 इंटू μr, दो बार इस फॉर्मूले का यूज हुआ है, दो बार इस फॉर्मूले का यूज हुआ है। म्यू इक्वल्स टू μ0 इंटू μr, μr को ही के भी कह सकते हैं, क्लियर है। तो ये सब चीजें जो हमारे बार बार हिट कर रहा है हमको ना, उसमें फोकस रखना है। अब मुझे बताओ, इतना विकास सर ने आप लोग रोटेशन पढ़ा दिया, ये क्वेश्चन क्या वो पहला क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको बताया गया होगा?
रोटेशन पढ़ते हो तो पहला क्वेश्चन का यही नहीं पढ़ते हो क्या, रोटेशन टॉर्क में, और मैं ये भी ना दूं, इतना इजी क्वेश्चन है, लेवल ऑफ इजीनेस का इतना है कि ये भी क्वेश्चन इसको ना दें, ठीक है, बट स्टिल चलो आगे बढ़ते। मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज कभी क्या ही इसमें गलत करोगे, बट स्टिल मान लिया ये कैलकुलेटिव है, क्योंकि आपको आर निकाल के आपको उसका एल भी निकालना है, रो और ये दिया हुआ लेंथ लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, बट स्टिल ये इजी क्वेश्चन है, बट कैलकुलेटिव मान लिया, मीडियम, ठीक है। ट्रांजिस्टर, ये भी सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है लेकिन आया है, इसलिए बताना बहुत जरूरी होगा, ठीक है। बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। ये बेसिक डिजाइन पे है, कैसा होना चाहिए, 9 इंटर तो क्या ही नहीं है टॉपिक है, सिर्फ पूछा है ट्रांजिस्टर कैसा होना चाहिए, ठीक है। एमीटर बड़ा होता है, बेस बड़ा होता है, कलेक्टर बड़ा होता है, ठीक है। ये इजी इजी क्वेश्चन है थ्योरेटिकल, अगर आप पढ़ोगे थोड़ा बेसिक भी पढ़ोगे तो आपसे बन जाएगा। अगला इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। अब बोलो कि ये क्वेश्चन कितने लोगों को टफ लग रहा है, ये किस साल नहीं आया है इस क्वेश्चन, 168 क्वेश्चन कब नहीं आया। E/B पूछ रहा है, मतलब इतने बार ये कर चुके होंगे ना कि मतलब आंख बंद करके भी आंसर आएगा, ठीक है। मतलब आंख बंद करके भी आना चाहिए, अगर आप एक चैप्टर को पढ़े हो तो ये तो E/B तो दिमाग में रहता है सी। और मैं तो हमेशा कहता हूँ ये फॉर्मूला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो टॉपिक है उससे यही एक फॉर्मूला इसमें क्वेश्चन आता है, सिंगल यूनिक इकलौता फॉर्मूला है। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये इससे भी इजी है, मोबिलिटी पूछ रहा है, याद है मोबिलिटी का फॉर्मूला, मोबिलिटी सिंपल फॉर्मूला बताया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, डेटा बेस्ड इजीएस्ट क्वेश्चन। क्लियर है सबको? 170 क्वेश्चन मान लिया आप मेहनत कर दी इस पर, मेहनत कर लिया आपने, मीडियम क्वेश्चन निकाले, लेकिन देख के ही अट्रैक्ट कर लेगा आपको ये क्वेश्चन, क्या बनाओगे बनाओगे, ठीक है। ये कंडक्टर है और साइज कहाँ पूछा, अंदर या बाहर, बाहर पूछा है, अंदर पूछता है तो थोड़ा दिमाग भी लगाते हैं हम लोग, जीरो होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये तो बाहर पूछ रहा है 15 सेंटीमीटर, तो क्या होगा के क्यू बाई आर, के क्यू अपॉन आर, सीधा सीधा। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। मैं क्या कह रहा हूँ, जो मैंने टफ दिया है ना वो क्वेश्चन आप टफ नहीं मानोगे, ठीक है, बट स्टिल लास्ट स्लॉट पे आते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट का क्वेश्चन है, स्टिल नहीं याद रहेगा, नहीं बनेगा सीधा, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर मैं वे ऑफ टीच पढ़ाऊंगा ना तो पहले दिन ही पहले 3 लाइन में इसको बताऊंगा, इजी और बहुत ही बेकार क्वेश्चन है, ठीक है। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है, वो बताना है कब बढ़ेगा कब घटेगा, मतलब बहुत ही बेसिक, एनसीईआरटी में भी है, कभी बोर्ड्स में भी ये क्वेश्चन नहीं आएगा, 70% क्वेश्चन बोर्ड्स में भी कभी नहीं आएंगे। इट्स ऑल अबाउट चूजिंग क्वेश्चन, सेलेक्टिंग क्वेश्चन एंड डूइंग ऑन टाइम, ठीक है। अगला, ठीक है, मान लिया ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला है, ठीक है, थियोरेटिकल भी है मीडियम भी है, दिमाग लगाने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना होता है, अचानक ओपन करें, कौन सा प्रोसेस होगा, मुझे बताओ एनर्जी इक्विवेलेंट, एकदम सिंपल, E इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है mc², E इक्वल्स टू होता है mc²। अब नहीं भी याद है क्वेश्चन, कभी गलत हो ही नहीं सकता। अब इतना डेप्थ में हम पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या आते हैं वो भी समझिए आप, ये डेप्थ वाली पढ़ाई रहती है तो ही ये सब क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। 175, ठीक है। अब 175 सिंपल सी बात है, कैपिलैरिटी राइज का फॉर्मूला है, याद रहेगा तो बनेगा, ये सब रिवीजन में होना ही चाहिए हमारे, ठीक है। मीडियम लिख रहा हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला याद नहीं होगा, लेकिन फॉर्मूला याद होगा तो बहुत ईजी है, ठीक है। स्क्रू गॉज, स्क्रू गॉज क्वेश्चन है, पिच पूछा है सीधा सीधा, ठीक है। लॉजिक गेट है, ठीक है। अब एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ मोनोटॉमिक गैसेस, अब बोलो मोनोटॉमिक गैस, ये बताऊंगा मैं, छोड़ो इसको, भूल जाओ इसको, ये बताऊंगा, ये इजीएस्ट क्वेश्चन है। Solids which have negative temperature coefficient resistance, solids which have negative, बताओ नेगेटिव किसका होता है, किसका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटता है, हो गया, क्या रहेगा। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, चलो लास्ट क्वेश्चन देख लो,
क्या इस क्वेश्चन में क्या ये कोई गलत बना रहा है? गलत बना रहा है तो सिंपल आपने टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ा। मैकेनिक्स आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बना चाहिए। मैंने अभी तक आपको मैकेनिक्स के जितने क्वेश्चन दिखाए, ये उसका सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? दो बॉडी दी गई है, इसका सेंटर ऑफ मास बताना है। इसके लिए हम इतना टेंशन लेंगे इस मैकेनिक्स के लिए? ये पेपर का एनालिसिस था, मैंने ब्रीफ एनालिसिस दिया, ठीक है। ये था नीट का पेपर। पर नीट का पेपर इजी है तो चैलेंज भी है, बिकॉज यू हैव टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस एग्जाम में। और वो तभी होगा जब आपका 100% सिलेबस कवरेज होगा, और 100% सिलेबस कवरेज होना बहुत जरूरी है। एक भी फॉर्मूला मिस करोगे तो नहीं बनेगा। 90% क्वेश्चन तो डेटा बेस्ड है। जो मैंने टफ कैटेगरी में डाला है या थोड़े से ज्यादा कैलकुलेशन कैलकुलेट डाला है, वो एक्चुअली में कैलकुलेटिव नहीं है। अब मैंने इसको भी कैलकुलेटिव ही डाला है। ये 180 नंबर क्वेश्चन को मैंने कैलकुलेटिव डाला है मैंने। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने इसको भी कैलकुलेटिव डाला है। ये इस बॉडी इसको भी, क्या ये कैलकुलेटिव है? क्या डिजर्व करते रिस्पेक्ट? ये नीट का पेपर है। क्लास में जो हम पढ़ा रहे हैं हमें पता है कि नीट में आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं। आप जेईई वाले क्वेश्चन बना के जा रहे हो, आपको पता है कि हर टफ लेवल आप उसका एक छोटा कंपोनेंट पूछता है आपसे, ठीक है। जस्ट रेस्ट एश्योर्ड कि योर प्रिपरेशन गोइंग वेल। आप 11th के किसी टॉपिक को मत छोड़ो, बस आपका नीट फिजिक्स तो एटलीस्ट सॉर्टेड है। केमिस्ट्री का पेपर देखते हो आप लोग, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक को लेकर बड़े रहते हो, ठीक है। मैं अपना एनालिसिस देता हूँ, नीट में एक क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के बाहर का नहीं पूछा गया है। एक क्वेश्चन भी नहीं ऑर्गेनिक में। एनसीईआरटी में एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन ढूंढ दिया जा सकता है आपको, ठीक है। क्लियर है क्या? बेसिक स्टेट और दूसरा फिजिकल। मैं दो पार्ट में इसको डिवाइड करूँ। आपको परेशान इनऑर्गेनिक नहीं करता, इनऑर्गेनिक जब जानते हो एनसीईआरटी से रहेगा। मैं कहता हूँ फिजिकल भी एनसीईआरटी से है। एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से फिजिकल पूछा गया है, ठीक है। You can't claim a single question out of NCERT. Single question. Let's analyze this paper. मैं जल्दी जल्दी पेपर दिखा देता हूँ आपको केमिस्ट्री का, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। आपका क्लास भी है आपका, मैं ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लूंगा, मैं 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। देखते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन है। सीधे सीधे बायोमोलिक्यूल्स खोलो या बायोलॉजी में पढ़ चुके होंगे इसको, ठीक है। अगला एनसीईआरटी क्वेश्चन। दूसरा एनसीईआरटी का इजीएस्ट न्यूमेरिकल्स, फिजिकल केमिस्ट्री की बात करता हूँ। 93 नंबर सोचो, याद करो। फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इतना कैल्शियम, कितना फैराडे चाहिए, ठीक है। कैल्शियम प्रोड्यूस करना है, CF2 प्लस Ca बनेगा +2, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, पता है आपको। अगला क्वेश्चन, एलिमेंट ऑफ बॉडी सेंटर स्ट्रक्चर, रेडियस निकालना है। पहला सिंपल सा फिगर बना लो, क्वेश्चन बन जाएगा। ये आपको एनसीईआरटी का भी इजीएस्ट क्वेश्चन होगा ये। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। अगला देखो, सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है। ये द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ NaOH2, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, 11th का यूज करो। फॉर द कैलकुलेशन इतना करेक्ट ऑप्शन इज, ठीक है। अगेन कोई खास कैलकुलेशन नहीं पूछ रहा है आपसे। द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr+2 है, ठीक है। स्पिन ओनली एंगुलर मोमेंटम, ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये कह सकते हो कि थोड़ा सा बाहर का क्वेश्चन है, लेकिन याद होना चाहिए, ठीक है। अगेन अगेन फिर फिजिकल की तरफ जा रहा हूँ। आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। एडियाबैटिक कंडीशन देखिए, एडियाबैटिक कंडीशन का डिफाइन करना है सीधा सीधा। यू हैव टू सिंपली डिफाइन एडियाबैटिक कंडीशन, ठीक है। अगला रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम इनटू 0.2 ग्राम। 2 ग्राम को 0.2 ग्राम करना है, ठीक है। कितना टाइम लगेगा? सीधे सीधे फॉर्मूला लगा लो ना, 2.303 RT/NF log QC। और मैं कह रहा हूँ सिंपल, सॉरी रेट कांस्टेंट है, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स का फॉर्मूला लगा लो। ये आपको फिजिक्स में पढ़ना है, न्यूक्लियस में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यूज कर लो। अगेन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, ठीक है। इसको भी आप मान सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। अगेन फ्रीजिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो बोर्ड्स में आते हैं आपके, ठीक है। तो मैं जो पॉइंट कर रहा हूँ, एक पेपर ले लो आप, ठीक है, बट एक कॉन्फिडेंस लाओ। एनसीईआरटी के क्वेश्चन से सारे, क्रॉस कैन ज़ीरो, प्लस आर इफेक्ट, ये सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। आपको वरी करने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर, बट से ऑर्गेनिक शुरू होगा तो आप क्लियर कर लेना। 115 क्वेश्चन क्या था? ये तो सॉल्यूशन है क्वेश्चन, है ना। 115 सॉल्यूशन है क्वेश्चन, रॉल्स लॉ।
प्रगति 115 रोल्स लॉ क्वेश्चन है ना, रोल्स लॉ मतलब सॉल्यूशन चैप्टर। ये तो या तो आपको अभी एग्जाम में आया था, केमिस्ट्री वाले एग्जाम में आया था इस क्वेश्चन को, पॉजिटिव डिविजन नेगेटिव डिविजन कौन सा है, ठीक है। खैर एंडिंग विद इट, ज्यादा नहीं बात करूंगा इस पे, बट कहने का मतलब है नीट एग्जाम क्लियर करना है, सिर्फ स्ट्रेटजी पे फोकस करो। बाकी मेरा लैपटॉप ऑफ होने वाला वैसे भी, जिस वी आर डन विद इट आल्सो। तो चलो एंड करते हैं सेशन को। पेपर में कुछ पूछना हो, कुछ बात करनी हो तो आप बात कर सकते हो। क्लास भी है आपका, बारिश भी काफी हो रही है, नेटवर्क इशू होगा। चलिए, ओके।